ड्राइव फौजी इनखला और असम्बली इंतखाबात पर हुई गुफ्त शनीद। आयुष्मान भारत स्कीम में धांधलियां, जम्मू कश्मीर के 13 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई, जुर्माना भी किया गया वसूल। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह मुसलसल बंद, हजारों मुसाफिर दरमांदा। रामबन बानिहाल के दरमियान पत्थर गिराने की वजह से बहाली का काम मुतासिर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम के 6 बजे हैं। आप न्यूज़ एट 6 देख रहे हैं गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेज़बान सईद रूफ फारूकी के साथ। नाज़रीन, न्यूज़ एट 6 में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली में आज वज़ीर दाखिला की सदारत में एक अहम मीटिंग हुई है। बताया जा रहा कि जम्मू कश्मीर को लेकर ये मीटिंग हुई है, जिसमें कई मामला जो है जम्मू कश्मीर को लेकर वो मौजूई बहस रहे हैं, जिस पे बात हुई है, जिस पे गुफ्त शनीद हुई है। खासकर मीटिंग की बात करें तो जो जम्मू कश्मीर में डिमोलिशन ड्राइव जारी है उसको लेकर भी बात हुई है। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि फौजी इनखला, क्योंकि सरकार ने कहा कि अब वादी कश्मीर में हालात बेहतर हो रहे हैं और हालात बेहतर होने के साथ अब फौजी इनखला होना ज़रूरी है। यहाँ पे जो फौज की तादाद है उसमें उसको कम किया जाएगा और CRPF और पुलिस जो है वही ज़्यादा वादी कश्मीर में रहेगी। बाकी जो भी जो एजेंसीज़ हैं उनको अब यहाँ से निकलना होगा। ये सरकार ने का खुद मंसूबा है और इस पर भी कहीं ना कहीं बात चली है। और इसके साथ साथ असम्बली इंतखाबात की बात भी हुई है जम्मू कश्मीर को लेकर, क्योंकि अब असम्बली इंतखाबात को लेकर मामला जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उनकी तरफ से तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। अब सरकार को क्लियरेंस देनी होगी कि कब यहाँ पे इंतखाबात हो सकते हैं। तो सरकार ने भी कहा कि हालात जो है वो जम्मू कश्मीर में बेहतर है, अब इलेक्शन कमीशन को ही डेट देना होगा। मामला यह है कि इलेक्शन कमीशन और इस सरकार के बीच में अब मामला जो है वो फाइनल होना है कि अब जम्मू कश्मीर में कब इंतखाबात हो सकते हैं। इसके साथ साथ और भी मामलात रहे हैं। G20 जो समिट यहाँ पे होने वाला है उसके हवाले से, सिक्योरिटी सिनेरियो के हवाले से भी इस मीटिंग में बताया जा रहा बात हुई है। और इस मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के समेत कई अफसरान जो है जम्मू कश्मीर से जिनका ताल्लुक है वो इस मीटिंग में शामिल रहे। अभी क्या कुछ हाल अहवाल है इस मीटिंग के हवाले से, क्या मीटिंग ख़त्म हो चुकी है, इस पे हम बात करेंगे। हमारे सीनियर साथी सनम एजाज बराह रास्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। सनम एजाज से ही हम बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे और क्या कुछ मुद्दा और मकसद रहा इस मीटिंग का। सनम, आपका खैर मकदम है। जानना चाहेंगे मीटिंग के हवाले से क्या कुछ खबरें आ रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को लेकर जो मीटिंग हुई है वज़ीर दाखिला की सदारत में, कई अहम जो मामलात हैं उन पे बात हुई है, उन पे गुफ्त शनीद हुई है। और G20 समिट की बात करें, डिमोलिशन ड्राइव की बात करें, इसके साथ साथ फौजी इनखला और असम्बली इंतखाबात। देखिए, बिल्कुल रूफ आपने बता ही दिया, जो एजेंडा था मीटिंग का वो यही था, इन्हीं पॉइंट्स के आसपास था। इंतखाबात को हम लास्ट फेज पे ही रखते हैं। उससे पहले के फेजेस में अगर देखा जाए तो इस वक्त दो बड़ी चीज़ें, एक तो जो डिमोलिशिंग ड्राइव है उस ड्राइव को जो दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेशन सरकार है, दिल्ली सरकार ने जम्मू कश्मीर की सरकार को बता दिया था कि डिमोलिशिंग ड्राइव में फ़िलहाल हाथ ढीला रखना है और पहले से एक वर्कआउट करना है, क्योंकि जिस तरह से इल्ज़ामात जो लगे कि हौच पौच में किया गया, फौरी तौर पर किया गया, उसमें कोई ग्राउंड पे वर्कआउट नहीं किया गया, तो उससे एक रिजल्टमेंट पब्लिक में देखी गई। तो उसी रिजल्टमेंट को देखते हुए दिल्ली ने जम्मू कश्मीर की लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया को पिछले दिनों अहकाम दिए थे कि फिलहाल हाथ थोड़ा ठंडा रखिएगा और इसके बाद एक वर्कआउट करिएगा, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को एक्टिव करिएगा और वर्कआउट करने के बाद जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी जो है डिमोलिशिंग जो है उनकी जो प्रॉपर्टीज उन्हें बेनामी है या दूसरी वो उसको निकालने की कोशिश करिएगा। तो ये वो डिस्कशन ऑलरेडी हुआ है। उसके साथ साथ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा था, अगर वो हम प्रॉपर्टीज या ज़मीनों का मुद्दे को लेकर
जम्मू कश्मीर के जो कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीर वैली के जो माइग्रेंट होकर जम्मू आए हैं या देश के दूसरे हिस्सों में पहुंचे हुए हैं, उनकी लगभग कई हजार जो एप्लीकेशंस हैं जो जम्मू कश्मीर की लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो ग्रीवियंस सेल है उसको जा चुकी हैं, उसके साथ साथ मरकज में दिल्ली को भी जा चुकी हैं। और उसमें इल्ज़ाम उन कश्मीरी पंडितों का है, एक तो हमारी जो प्रॉपर्टीज़ कश्मीर में हैं, जब हम वहाँ से निकले तो तब हमें बंदूक की नोक पे ज़बरदस्ती बहुत से लोगों ने हमसे वो प्रॉपर्टी छीन ली, दस्तखत करवाई, इस तरह के इल्ज़ामात हैं। कुछ का ये है कि हमसे औने पाने दामों तब खरीदे गए। उसके साथ साथ ये भी है कि बड़े लोगों का ये भी उसमें है कि हमारी प्रॉपर्टीज़ पे कब्जा किया जा चुका है। तो वो आज की इस मीटिंग में जो है वो डिस्कशन था, वो एजेंडा था मीटिंग का, जो हमारे ज़राए कहते हैं। और उसमें जो है मरकज़ी सरकार ने जम्मू कश्मीर की सरकार को ये अहकाम दिए हैं इसको वर्कआउट करने के, कि इसमें वर्कआउट करिएगा कि कहाँ पर क्या सिचुएशन है और सिचुएशन के हिसाब से आगे का जो लाहे अमल है वो तैयार करने का जम्मू कश्मीर की सरकार को बताया गया है। दूसरा सबसे G20 की मीटिंग हो रही है, जम्मू कश्मीर में हो रही है और अगले जून के महीने में हो रही है। उस हवाले से क्या कुछ तैयारी की जा सकती है और किस तरह से फिजिबिलिटीज़ है, वो आज की मीटिंग का एजेंडा था। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट है जो फौजी इनखला हो रहा है रूरल एरियाज़ में, उस फौजी इनखला के, क्योंकि जो वजारत दिफा है, वजारत दाखिला है, ये सब इसमें मुत्फिक हो चुके हैं कि हमें फ़ौज जो है जो गाँव देहात के इलाके हैं जहाँ फौजी कैंप बने हुए हैं उनको रिलोकेट करना है। हम उसको रिलोकेट तो नहीं कहेंगे बल्कि उनको निकालना है वहाँ से और उनकी जगह पे फ़ौज को है बॉर्डर्स पे तैनात करना है, अपने कैंप्स में डिप्यूट करना है और फ़ौज की जगह पे CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस को जिम्मेदारी देनी है। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि ये जो फ़ौज को निकालना या ये किस तरह से निकालना है इसका वर्कआउट करना है। और साथ साथ में क्या ये फ़ौज को निकालना, CRPF और पुलिस को जिम्मेदारी देना, क्या ये इंतखाबात से पहले होना है या इंतखाबात के बाद करना है, ये सबका सबसे बड़ा एजेंडा है। और अब अगर जब फौजी ये इनखला की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं आसपास के इंतखाबात के ही घूमती जा रही है। मैं एक चीज जानना चाहूंगा, मीटिंग की जब बात की तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की आवाम की नजरें भी इस मीटिंग पे थी, यहाँ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनकी नजरें भी इस मीटिंग पे थी, क्योंकि बात जो हो रही है कि क्या जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कराए जा सकते हैं या नहीं, क्योंकि अफवाहों का बाजार गर्म है। कई लोग कह रहे हैं कि साल 2024 में जब लोकसभा के इलेक्शन होंगे तभी इंतखाबात कराए जा सकते हैं। ये भी अफवाह है कि अभी सरकार का मन नहीं है, मूड नहीं है यहाँ पे इंतखाबात कराने का। तो सारे जो लोग हैं कहीं ना कहीं नजरें इस वजह से भी इस मीटिंग पे थी कि क्या वाकई में इस मीटिंग के दौरान इंतखाबात पे कोई बात होगी। क्या जराए कह रहे हैं, क्या मीटिंग इंतखाबात के हवाले से, असेंबली इंतखाबात के हवाले से कोई बात हुई है? अगर हुई है तो वो भी जरा नाज़रीन तक पहुंचाए सनम। देखिए, इंतखाबात के हवाले से अगर जब आम नज़र से देखें, जो बॉडी लैंग्वेज देखी जाती है हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं जो इंतखाबात के रिलेटेड हैं, चाहे गृह होम मिनिस्ट्री है या इलेक्शन कमीशन है, वहाँ की बॉडी लैंग्वेज जो बड़ी ठंडी लग रही है इंतखाबात के हवाले से। कोई ऐसा मुस्बत वहाँ पे सोच नज़र नहीं आ रही है जिसको हम कह सकें कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात आने वाले वक्त में हो सकते हैं। ये बॉडी लैंग्वेज अंदाज़ा है, ये ऐसा कुछ नहीं है, अथेंटिक नहीं है, क्योंकि चाहे वज़ीर दिफा बयान दे रहे हूँ या वज़ीर दाखिला बयान दिए हैं, पिछले दिनों में बयान दिया है और उसमें यह है कि इलेक्शन कमीशन से वहां तक, तो इसके बीच में लग रहा है कि इसी इलेक्शन कमीशन और वजारत दाखिला के बीच में ये कुछ लंबा टाइम ले लेगा, क्योंकि इलेक्शन जो है वो जिस तरह मैंने पहले बताया कि आम तौर पे पहली नज़र में यही लगता है कि इंतखाबात के हवाले से कोई पॉजिटिव अप्रोच वहाँ पे, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज नज़र नहीं आ रही है। लेकिन चूंकि ये जम्मू कश्मीर है और सरकार पे बीजेपी है, इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी इस वक्त है, ख़ासतौर पे अपोजिशन जो है वो एक तरफ से सरकार को, बीजेपी को बहुत ज़्यादा बैकफुट पे लेने की कोशिश करी है। जम्मू कश्मीर के इंतखाबात को लेकर हर जगह पर ताना दिया जाता है कि अगर जम्मू कश्मीर में हालात सरकार दावे करती है तो फिर चुनाव क्यों नहीं करती है, और अगर चुनाव नहीं करती है तो इसका मतलब है वहाँ हालात ठीक नहीं है। तो बीजेपी को भी इसको बहुत ज़्यादा वो खसारा जो है वो भुगतना पड़ रहा है। तो उस सब को देखते हुए मीटिंगों के सिलसिले में ये बात डिस्कस की जा सकती है कि किस तरह का माहौल है, किस तरह का है। लेकिन इंपॉर्टेंट जो आज की मीटिंग में है, जो हमारे जराया ने बताया कि जम्मू कश्मीर में जो माहौल इस वक्त का, जब माहौल की बात की जाए तो जो नफ्सियाती माहौल है, जो मेंटल डिस्टर्बेंस है, वो डिस्कस की गई है इस मीटिंग में। माना जा रहा है कि जो एजेंसीज के इनपुट से उसमें बताया गया कि अगर हम बाकी जो है ऊपरी लेवल पे हम देखें माहौल ठीक नजर आए, लेकिन अंदरूनी तौर पे कहीं ना कहीं दिमागी जो माहौल है, जो बातचीत का माहौल है, जो जिससे हम कह सकते हैं उसका ऐसा जो ओवरऑल जो माहौल है वो जो है वो सही अभी तक नहीं है। वो अभी तक उससे निकालने के लिए बड़े इकदाम उठाने, ख़ासतौर पे जो एम्प्लॉयमेंट पैकेज की बात है, और उसके साथ साथ माना ये भी जा रहा है कि लोगों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो इस वक्त शिकार है कश्मीर में लोग, उसको निकालने के लिए इकदाम उठाने की ज़रूरत है। और वो आज का प्रायोरिटी जो है वो दिल्ली की मीटिंग में रहें, या ऐसे सोर्सेज बता रहे हैं।
सनम, आखिर में जानना चाहूँगा, आपने कहा कि ये वजारत दाखिला और इलेक्शन कमीशन के बीच में मामला कहीं ना कहीं फंसा हुआ, क्योंकि अगर क्लियरेंस की हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन ने पहले अपनी तरफ से क्लियरेंस भी दी है कि हमारी तरफ से तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है ऑलमोस्ट, और वज़ीर दाखिला का हालिया बयान कि जो फाइनल सिग्नल है वो इलेक्शन कमीशन को लेना है, क्योंकि सिक्योरिटी जो है मामलात है कहीं ना कहीं वादी कश्मीर के हालात में बेहतरी आई है। अब जब दोनों साइड से क्लियर है कि हालात में बेहतरी आई है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमने अपना काम मुकम्मल किया, तो रुका पड़ा हुआ ये फंसा मामला कहां पे दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, रुका पड़ा हुआ मामला तो कहीं नहीं है, बल्कि ये सरकार की मंशा का मामला है, क्योंकि सरकार को कई क्वार्टर्स पे देखना पड़ता है। सरकार कई एंगल्स को देख रही है, और ख़ासतौर पे बीजेपी की जो पार्टी है वो भी कई क्वार्टर्स पे देख रही है। कुछ बीजेपी के क्वार्टर्स ये हैं, वो कहते हैं कि इंतखाबात होने चाहिए। कुछ बीजेपी के बड़े लीडर हैं, वो भी कहते हैं कि फ़िलहाल ग्राउंड बीजेपी के लिए अच्छा नहीं है। जम्मू कश्मीर में जो उन्होंने एक तरह से दावे किए हैं, जो दावे कर रही हैं, उसमें उनको लग रहा है कि वो पूरे नहीं हो रहे हैं। तो वो एक बड़ा फैक्टर है इस वक्त जो माना जा रहा है कि इंतखाबात में रुकावट है। लेकिन ओवरऑल अब मामला चूंकि होम मिनिस्ट्री बता चुकी है कि इलेक्शन कमीशन का मामला है, इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी बताया कि हम तैयार हैं, लेकिन उसमें अब नेक्स्ट मीटिंग्स या नेक्स्ट पॉइंट कब होगा वो थोड़ा सा टाइम लेगा। मैंने इसलिए बताया कि इसमें थोड़ा टाइम है। इलेक्शन कमीशन की जब मीटिंग होगी तो वो मीटिंग कब होगी उसके लिए कोई अभी तारीख नहीं है, तो तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। जब इलेक्शन कमीशन कोई मीटिंग करेगा तब देखा जा सकता है कि उस मीटिंग में वो जम्मू कश्मीर के रिलेटेड कोई फैसला लेते हैं या कोई बात करते हैं, क्योंकि हमें इंतजार है उनकी मीटिंग्स का, उनके इलेक्शन कमीशन के बैठने का। तो वो फिलहाल जब तक बैठते नहीं है तब तक हम ये कहें कि इंतखाबात जल्दी हो जाएंगे, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। सनम, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। हमारी सीनियर साथी सनम एजाज दिल्ली से तफसीलात दे रहे थे। होम मिनिस्टर की सदारत में, जो वज़ीर दाखिला की सदारत में जो मीटिंग हुई है, कई अहम मामलात पे बात हुई है। G20 को लेकर भी बात हुई है कि किस तरह सिक्योरिटी सिनेरियो जो है वो बनाया जा रहा है G20 मीटिंग को लेकर, और भी मामलात हुए। डिमोलिशन ड्राइव जो चल रही है उसको लेकर भी सनम के मुताबिक कहा गया है कि उसमें थोड़ा हाथ ठंडाई रखे और बाज़ाब्ता तौर पर लॉजिक के साथ ही जाए, जिसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करनी होगी। फौजी इनखिला का भी इस मीटिंग में जरूर जिक्र हुआ है, और असेंबली इंतखाबात के हवाले से बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में जरूर बात हुई है। नाज़रीन, आज आलमी सतह पर मनाया गया है मादरी ज़ुबान का दिन, और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के हवाले से भी कई तकारीब हुई है इस प्रोग्राम के हवाले से, और कश्मीरी ज़ुबान को लेकर कई लोगों ने बात की है। कश्मीरी ज़ुबान को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है, ये लोगों का कहना है यहाँ पे कि फ़रोग़ देने के बजाय हम कश्मीरी ज़ुबान से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारी नई जनरेशन है, ज़्यादातर ऐसे नौजवान हैं जिनको कश्मीरी बोलना नहीं आता है। बोलना नहीं आता और लिखने पढ़ने की बात ही नहीं है, क्योंकि जो फैमिली का माहौल अब बन चुका है कि अब हर कोई जो बात करता है घर में वो उर्दू ज़ुबान में ही बात करता है, जिसकी वजह से ये जो हमारी मादरी ज़ुबान है, जिससे हमारी पहचान है, जिससे कश्मीरियत की पहचान है, वो पहचान कहीं ना कहीं गुम हो रही है, इस वजह से क्योंकि हम फ़रोग़ देने के बजाय इस ज़ुबान से दूर ही जा रहे हैं। باقی ریاستن تو یوٹین علاوہ جموں کشمیر مز ادارہ سرگرم یم کشر زبان رنگ رنگ لول بران تو کشر زبان ہند حوالہ مختلف تہذیبی تو تمدنی پروگرامن اہتمام کران. یہ معاملہ گو شروع بنیادی سن 52 پہ یل بنگلہ دیشس من سو معاملہ گو تمہ وز مشرقی پاکستان اس تمہ وز اردو آئی مسلط کرنے تمن پہ تمو دپوک نہ یہ زبان تہ پتہ ووت ات لوگ ٹائم پتہ تقریباً سن 2000 مز آو پتہ انٹرنیشنل یوزن کہ یونیسکو آو تمہ طرف آو پتہ جنرل اسمبلی طرف آو پتہ یہ دہ مقرر کرنے کہ ہے زبان ہند عالمی دہ تو ات معاملس مز کہ یوسک اس تھیم سہ یہ کہ زبان چھ یتھی معاملہ بنیادی کہ زبان ہز ات وون میں کہ ات سہ کھانا عقیدت سہ وابستہ آسان کی بلکہ یہ اسہ اتھ روٹ کران زانس مز دنیا زانس مز تو ساروی کھت بہتر طریقہ پنن زبان یس یمس آس تمس تو قشرس قشر زبان. اچھا بیس بیاکھ چیز سن زبان شمالی ہندوستانس مز بر صغیرس مز ساروی کھت قدیم ترین زبان
اس ساری کھت شاید یہ زیادتی گمز کہ یہ زبان آو نو ونیک تامت تہ کلاسیکی زبان ہند درجہ دن کی تمہ خاطر جدوجہد کر اگر نہ بولیو پانے رایو بی کیا گژھِ بہ ون اس پہ کی تھی کرو کوشش تہ یہ کرو بہس ونان سوئی رائے سہ قوم رائے دہے جبی شہن یت پن مادری زبان رائے اگر کھانا قوم آس کرن یہ تلفس تل ان اس کی زبان لے جاؤ کلچر لے جاؤ ختم ہو گئی زبان بنیادی وسیل اخ پن خیالات پن احساسات پن جذبات دمن تام واتن خاطر تو مے پن بہس کوشر مے پن ماج زو کوشر تو یوتان عالمی سطح پہ ونان دنیا پریت کھانا حساس قوم آز مناوان عالمی سطح پہ پور عالمس من ماج زیو ہند عالمی دہ تو کوشر تہ مناوان عقیدتن مناوان بلکہ یوتان ماج کشیر ہند تعلق للہ عارفہ ونان حضرت شیخ العالم علیہ رحمان ونان یم سانہ ماج کشیر ہند ماج زیو سکدر تو اس پران تاریخ مگر یوتان وچان ملک تعلق ون بہ چونکہ بہس وستاد تو محکمہ تعلیم چونکہ نیشنل کیریکولم فریم ورک 2005 مز لکھان کہ ماجہ زیو من تعلیم دین ساروی کھت بہتر ذریعہ بچس تان پن کت واتن تو یوتان چونکہ یت آو یہس گو نیشنل پالسی آف ایجوکیشن 2020 گو لاگو تر من بنیادی اہمیت ماج زیو من دیو سا پرائمری یس تان تعلیم مگر میانہ ماجہ کشیر ہند یہ المیہ کہ ات من پان تہ ونو یہ کڑ اس پان تہ گھروں من عالمی دہس پہ یہ پیغام کہ ورتاو سوئی زیو کیا مے ون مے لکچار پیوان یاد نان تو دید یہ گومت وہ ختم یہ لفظ تہ تو کرو بی پنن شرین اوپ ژوپ ماج زیو سوئی سن پرزنت تو یہ آزکہ پہ کہ کرو پنن گھرن من پنہ ماج زیو من. ناظرین مرکزی سرکار کی طرف سے عوام کی فلاح بہبود کے لیے مختلف سکیمیں لائی گئی ہے اور مختلف محکموں کے اندر ان سکیموں سے عوام کو فائدہ ملنا تھا. یہ سرکار کا اصل مقصد تھا. محکمہ صحت کی جب بات کرتے ہیں محکمہ صحت کے اندر بھی ایسی کئی سکیمیں لائی گئی ہے جن سکیموں کے تحت عوام کو فائدہ ملنا ہے اور جو بیمار لوگ ہیں ان کو علاج ملنا ہے. جیسے ہم گولڈن کارڈ کی بات کرتے ہیں, گولڈن کارڈ پہ آپ بیمار کا علاج بھی کرتے ہیں, مفت علاج بھی کرتے ہیں اور پیسہ بھی دینا نہیں پڑتا ہے, اور سرکار جو ہے وہ پیسہ وہ خود سرکار ان ہاسپٹلز تک پہنچاتی ہے, ان کو وہ پیسہ دیتی ہے. اس سکیم کی جب ہم بات کرتے ہیں, آیوشمان بھارت سکیم کی جب ہم بات کرتے ہیں, تو جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں محکمے کی طرف سے, جو ایجنسی ہے ساہا جو ایجنسی ہے ان کی طرف سے جو اعداد و شمار سامنے رکھے گئے ہیں, اس میں بتایا گیا ہے کہ اس سکیم سے جموں کشمیر کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں گھوٹالا پایا جا رہا ہے. یعنی اس کو صحیح ڈھنگ سے استعمال نہیں کیا گیا اس سکیم کو, اور اس سکیم سے جو لوگوں کو فائدہ ملنا تھا وہ فائدہ صحیح طریقے سے نہیں پہنچا ہے, اور عوام کو کہیں نہ کہیں مشکلات ہوئی ہے کیونکہ دھاندلیاں پائی گئی ہے اس سکیم کے اندر مختلف اسپتالوں میں جو ہوئی ہے. اور جو رپورٹ ہے, رپورٹ کے مطابق 13 اسپتالوں کی آیوشمان بھارت کی جو فہرست ہے وہاں سے ان کو معطل کیا گیا 13 اسپتالوں کو, اور باقی جو 17 کے قریب اسپتال ہیں ان کے خلاف جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے, کیونکہ سال 2022 کی جب ہم بات کرتے تھے تو 177 کروڑ روپے جو ہے وہ جرمانے کے طور پر وصول بھی کیا ہے. اور زیادہ تر جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں کے بڑے بڑے جو نجی اسپتالز ہیں, پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں, جن کو سرکار نے اس سکیم سے فائدہ دینے کی بات کی تھی, کیونکہ وہاں پہ لوگ علاج کرنے جاتے تھے, ہاسپٹل کو بھی پیسہ ملتا تھا اور عوام کو بھی علاج ملتا تھا, پر اس میں کہیں نہ کہیں دھاندلیاں ہوئی ہے. اب یہ دھاندلیاں کیا کچھ ہوئی ہے اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھی فیصل ریاض براہ راست ہمارے ساتھ ہیں. فیصل نے لوگوں کے ساتھ بھی فیصل نے بات کی ہے, جو ذمہ داران ہیں آیوشمان بھارت کے ان کے ساتھ بھی بات کی ہے. کیا کچھ وہاں سے وہ کہہ رہے ہیں ان دھاندلیوں کے حوالے سے, جن اسپتالوں کا ذکر انہوں نے کیا ہے وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. فیصل آپ کا خیر مقدم ہے. آیوشمان بھارت سکیم لوگوں کے لیے سکیم لائی گئی تھی, لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے سکیم لائی گئی تھی, مگر جموں کشمیر کی جب ہم بات کرتے ہیں یہاں کے بیشتر اسپتالوں میں دھاندلیاں ہی پائی گئی ہے. تو کس طرح یہ دھاندلیاں ہوئی ہے ایک تو یہ جاننا چاہیں گے, اور پھر سرکار نے کیا کچھ ایکشن لیا ہے ان اسپتالوں کے خلاف یہ بھی جاننا چاہیں گے.
دیکھیے روف، جس طرح سے آپ نے پہلے کہا کہ یہ جو اسکیم لائی گئی تھی آیوشمان بھارت اسکیم، یہ ایک بہترین اسکیم گورنمنٹ آف انڈیا نے لائی تھی تاکہ عام لوگ جو ہے ان کو جو ہے پرائیویٹ ہاسپٹل ہو یا گورنمنٹ ہاسپٹل ہو وہاں پہ فیسلٹی میسر ہو. تو ایک اچھا خاصا اس کا ریکارڈ چل رہا تھا، کافی زیادہ لوگ اس سے خوش بھی ہے کیونکہ فری ان کو علاج مل رہا تھا. لیکن کچھ ٹائم سے اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی دھاندلیاں ہو رہی ہے، ڈاکیومنٹیشن جو ہوتی ہے اس میں کچھ پرابلم آ رہی ہے. کیونکہ یہ آج کی بات نہیں ہے، آج جن ہاسپٹل کی بات آ رہی ہے، اس سے پہلے بھی کئی ہاسپٹلز میں اس طرح کی کارروائی کی گئی جہاں پہ بتایا گیا تھا ڈاکیومنٹس پیش کرنے میں پرابلم آ رہی ہے، تو یہ دھاندلیاں ہو رہی تھی. تو جو آج کی جو رپورٹ آئی ہے یا جو آج کی خبریں آ رہی ہے، قریباً 13 ہاسپٹل ایسے ہیں جن کو اس فرصت سے جو ہے یعنی ایمپینل جو کیا گیا تھا ان کو ڈی ایمپینل کیا گیا ہے. اب وہ گولڈن کارڈ سکیم کے تحت علاج نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان کو وہ فائدہ مل سکتا ہے اور نہ ہی لوگ وہاں پہ جا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ 17 ایسے ہاسپٹل تھے جن پہ پینلٹی امپوز کی گئی ہے، جن کو جرمانہ عائد کیا گیا ہے، اور ان میں سے جو 70% جو ریکوری ہے وہ پیسہ جو ہے وہ ریکور ہو چکا ہے. ابھی 30% جو ہے وہ ابھی بھی ان ہاسپٹل کے پاس ہے، اور فی الحال ان پہ جو الیکشن کی گئی ہے ان کو ڈی ایمپینل کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جرمانہ ہے وہ ان سے عائد کیا گیا ہے. تو اس سے پہلے بھی یہ 2022 کی بات نہیں کہ 2022 میں اس طرح کی کارروائی ہوئی. یہ جو اسٹیٹ ہیلتھ ایجنسی ان کی طرف سے اس سے پہلے بھی کئی ہاسپٹل پہ کارروائی کی گئی، کیونکہ اس کا ایک کرائٹیریا ہے آیوشمان بھارت اسکیم کا کہ ہاسپٹل کو وقت پر ڈاکیومنٹس دینے ہوگے اور پراپر ویریفیکیشن کے بعد ہی جو آیوشمان بھارت ہے وہ اس کے پیسے ڈسٹریبیوٹ کرتے، وہ پیسے ہاسپٹل کو دیتے. لیکن کہیں نہ کہیں جو ہم تک خبریں آ رہی ہیں، ہم نے کچھ عہدیداروں سے فون کی بات کی، حالانکہ انہوں نے نام بتانے سے انکار کر دیا، تو ہم نے ان سے بات کی، کہا کہ کیا کچھ مسئلہ، بولا کہ ڈاکیومنٹس پہ کچھ پرابلم آ رہی ہے کہ جو ڈاکیومنٹس پیش کیے جا رہے ہیں اس میں کچھ پرابلم آ رہے ہیں، وہ ہمیں صحیح نہیں لگ رہے ہیں. تو اس سے بنا پر ہم کارروائی کرتے ہیں کہ کل ملا کے ہم جس طرح سے اس سے پہلے بھی ہم نے ایک ہاسپٹل کا کہا تھا کہ اس پہ کافی زیادہ پیسے اس نے کہا ہے کہ میرے پیسے ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے لیکن ریلیز نہیں ہو پا رہا. تو اس کے بعد ہم نے آیوشمان بھارت سے بات کی، اس ڈپارٹمنٹ سے بات کی، انہوں نے کہا کہ ڈاکیومنٹ پرابلم ہے، کہ پرابلم آ رہی ہے، دھاندلیاں ہو رہی ہے، تو اسی وجہ سے ہم یہ پیسہ ان کو ریلیز نہیں کر پا رہے. تو اس طریقے کا ہی کیس جو ان ہاسپٹل میں دیکھا جا رہا ہے، جو کہ ہم تک خبریں آ رہی ہے کہ سیم ایسا ہی ڈاکیومنٹس میں کچھ پرابلم، یا تو فیک ڈاکیومنٹس بنائے جا رہے ہیں یا تو کچھ اور ہی وجہ ہے. تو اس کے بعد ہی یہ پینلٹی ان پہ امپوز کی جا رہی ہے، ان کو ڈی ایمپینل کیا جا رہا ہے. تو اب جن ہاسپٹلوں کا اس میں نام ہے وہ جانے مانے ہاسپٹل سے پورے کشمیر وادی کے، خاص کر سری نگر کے، کچھ نئے بنے اور کچھ پرانے نامی گرامی ہاسپٹل جن پہ جرمانہ عائد کیا. فیصل، میں ایک چیز جاننا چاہوں گا، سرکار نے کہا کہ دعویٰ کیا کہ ہم نے کروڑوں روپے جرمانہ وصول کیا ہے، پیسہ ریکور کیا ہے ان لوگوں سے. ایک تو یہ کہ کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے جنہوں نے اتنے بڑے سرکار کے منصوبے کو جو ہے ختم کیا ہے، کیونکہ عوام کو فائدہ دینے کے لیے سرکار نے اس طرح کے بڑے اقدامات اٹھائے تھے، اور جس کی کہیں نہ کہیں عام لوگ، غریب لوگ سراہنا بھی کرتے تھے کیونکہ غریبوں کو علاج مل رہا تھا. اب جب یہ ڈی ایمپینل ہوئے ہیں، مطلب ان کے یہاں سے اب ان سکیموں سے عوام کو فائدہ نہیں ملے گا. تو کیا نیا کوئی منصوبہ ہے سرکار کے پاس، محکمے کے پاس، کہ کہاں لوگوں کو اب علاج ملے گا ان سکیموں کے ذریعے؟ کیونکہ جب ہم کشمیر ڈویژن کی بات کرتے ہیں تو بیشتر بڑے اسپتال جہاں پہ لوگوں کو علاج ملتا تھا وہ اسی زمرے میں آتے ہیں جنہوں نے دھاندلیاں کی ہیں، جنہوں نے ڈاکیومنٹیشن نہیں کی ہے. تو کیا نیا کوئی منصوبہ ہے، نئے کوئی ہاسپٹلز ہیں جن کو ایمپینل کیا جائے گا، یا کوئی نیا طریقہ کار سرکار نے بنایا ہے عام لوگوں کو، غریب لوگوں کو ان سکیموں سے فائدہ دینے کے حوالے سے؟ دیکھیں فی الحال جو یہ رپورٹس آئی ہے کہ ان ہاسپٹل کو ڈی ایمپینل کیا گیا، نئے ہاسپٹل کی فرصت ابھی سامنے نہیں آئی ہے، کیونکہ یہ جن ہسپتالوں کو ڈی ایمپینل کیا یا جن پہ جرمانہ عائد کیا، یہ وادی کے نامی گرامی ہاسپٹل ہے، بڑے بڑے ہاسپٹل ہے، اور پرانے ہاسپٹل بھی ہے اور نئے ہاسپٹل بھی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ان کے علاوہ کوئی ہاسپٹل یہاں پہ ہو سکتے ہیں جن کو گورنمنٹ ایمپینل کر سکتا ہے اور وہاں پہ فیسلٹی ہو سکتی ہے. تو جہاں تک آپ نے یہ بات کی پرائیویٹ ہاسپٹل کی جو یہ تھے، تو عام بیشتر لوگ ہیں وہ یہی پریفر کرتے ہیں کہ ہم پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہی جائے، وہاں پہ علاج کرے، چاہے وہ گولڈن کارڈ کے ہو یا گولڈن کارڈ سے باہر ہو. لیکن وہاں پہ ایک بات ہوتی تھی کہ وہاں پہ جلدی کارروائی ہوتی تھی، اگر کسی کی سرجری کرنی تھی تو وہ جلدی ہو جاتی. تو یہی وجہ تھی عام لوگ زیادہ تر پرائیویٹ ہاسپٹل کو بھی پریفر کرتے تھے. گورنمنٹ ہاسپٹل میں بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ ٹائم لگتا ہے، وہاں پہ مین پاور کی کمی ہے، مشینری کی کمی ہے، اور وہاں پہ ٹائم لگتا ہے جب تک کہ پیشنٹ کی سرجری ہونے والی ہوتی ہے تب تک اس پیشنٹ کی حالت خراب ہو جاتی ہے. فیصل بہت بہت شکریہ تفصیلات دینے کے لیے. فیصل ریاض بات کر رہے تھے، تفصیلات دے رہے تھے آیوشمان اسکیم بھارت کے حوالے سے. سرکار کا ایک بڑا پروگرام، شاید جموں کشمیر میں یہاں پہ عوام کو اس طرح فائدہ نہیں ملا اس سکیم سے، کیونکہ یہاں کے جو اسپتال جن کو ایمپینل کیا گیا تھا اس سکیم کے حوالے سے، جہاں پہ لوگوں کو مفت علاج ملنا تھا، انہوں نے کہیں نہ کہیں
जो डॉक्यूमेंटेशन थी या जो उनको काम करना था, प्रॉपर वर्क करना था, वो नहीं हो पाया। सरकार ने कहा कि धांधलियां हुई हैं और सरकार का ये भी कहना है कि हमने रिकवर पैसा उनसे किया है। मगर अब सरकार ने क्या कोई नया प्रोग्राम बनाया इस हवाले से कि कहाँ लोगों को फायदा मिल सकता है इस स्कीम से? क्या कोई नया अस्पताल है जिसको एमपैनल किया जा रहा है, या सरकारी अस्पतालों में ही अब इस स्कीम के जरिए लोगों को फायदा मिल सकता है? सरकार ने अभी इस हवाले से कोई बात सामने नहीं रखी है, मगर यहाँ के बड़े जो निजी अस्पताल है वो उन धांधलियों में पाए गए हैं जिन्होंने प्रॉपरली इस स्कीम से आवाम को फायदा नहीं दिया है। नाज़रीन, आखिर पर कौमी शाहरा के हवाले से भी बात करेंगे। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा मुसलसल बंद है और हजारों मुसाफिर शाहरा पर दरमंदा है। रामबन बानिहाल के दरमियान पत्थर गिराने की वजह से बताया जा रहा है कि अभी बहाली का काम नहीं हुआ है और बेशतर लोगों ने जो है टेलीफोन के जरिए बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने पैदल सफ़र किया है। अभी कुछ लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि हम पैदल सफ़र कर रहे हैं क्योंकि हमें आगे जाना है। और जो इंतज़ामिया ने लोगों से कहा है कि जो भी दरमांदा मुसाफिर है जो जम्मू से आ रहे हैं वो वापस जम्मू चले जाए और जो श्रीनगर से जम्मू की तरफ जाए वो श्रीनगर वापस चले जाए, क्योंकि अभी जो शाहरा है उस पर काम मुकम्मल नहीं हो रहा है। लोगों की क्या कुछ तासुरात है ये भी आप तक पहुँचाएंगे, उसके बाद अपने साथी से भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। अगर मौसम को देखा जाए तो मौसम को मद्देनजर रखते हुए कम से कम ट्रैफिक हमारी बहाल होनी चाहिए। तो लिहाजा तकरीबन हमें तकरीबन 5-6 घंटे हो गए यहाँ पे बैठे हैं, तो हमें भी घर पहुँचना है और हम भी स्टूडेंट हैं, हमें जाके अपनी तैयारी भी करनी है, आगे एग्ज़ाम वगैरह भी आने वाले हैं। तो इसी वजह से हम बराए मेहरबानी जो भी SSP कंट्रोल रूम साहब है या और भी कोई है तो उनसे मुद्वाना अपील की जाती है। आरिफ से हम जानना चाहेंगे, आरिफ वहीद से। आरिफ, लोग जो है कहीं ना कहीं नाराज भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि धूप खिली धूप में भी अब कौमी शाहरा बंद है, तो अभी क्या कुछ सूरत हाल है, लेटेस्ट क्या है? अभी बंद पड़ी है या कोई सरकार ने या कोई इंतजामिया ने फैसला लिया है शाहरा खोलने का? चलिए, आरिफ वहीद से हमारा राब्ता न हो सका। तफसीलात हम अब तक पहुंचाते कि क्या सरकार ने फैसला लिया, इंतजामिया ने फैसला लिया, क्योंकि अभी तक की खबर यह है कि कौमी शाहरा बंद पड़ी है और जो दरमांदा लोग पड़े हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक की न्यूज़ एट 6 में बस इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ के साथ जुड़े रहे। गुलिस्तान न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तक के प्रोग्राम से अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आप खुश रहे, आबाद रहे, हमें भी अपनी नेक दुआओं में याद रखें।